अगर अपने देश के अंदर अपने हरियाणा की स्थिति अभी ताजा चुनाव, हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ, उन विधानसभा चुनाव के अंदर लोगों को काफी उम्मीद थी कि शायद जो है अपनी बार बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी, बीजेपी नहीं आएगी, क्योंकि लोगों ने जो संघर्ष किए, जो लोगों के संकट थे, हम सब देखते पिछले 5 साल से, खासकर हमारे देश में हो चाहे हमारे प्रदेश में हो, 5 साल के अंदर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो सड़कों पर नहीं होगा। बीजेपी ने ना केवल जो है रोजी रोटी पे हमला किया, बल्कि नीतिगत स्तर पर उसने बदलाव किए, और नीतिगत बदलाव करते हुए जब लोग उन नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे, अपने मान मुद्दों के लिए सड़कों पर आए, तो उसका दमन करने में भी कोई कसर बीजेपी ने नहीं छोड़ी। और सब ये मैं मान रहे थे कि गई बीजेपी तो आ गई, विपक्ष आएगा, विपक्षी पार्टी आएगी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए, उन चुनाव परिणामों में बीजेपी फिर तीसरी बार आ गई सत्ता। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो जनता जो है, जो दुखी है, परेशान है, सड़कों पर है, फिर भी वो चुनाव के मौके पे ऐसा क्या होगा? और सब अगर आप मूल्यांकन करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में हम बात करेंगे, उसका संदर्भ मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। पूरा का पूरा विमर्श हमारे हरियाणा के चुनाव के अंदर जो खड़ा किया गया, वो जाति के आधार पर खड़ा किया गया, वो 35-1 का नारा दिया गया, वो ओबीसी, दलित का और पता नहीं क्या क्या नारे दिए गए, जो वास्तविक पहचान नहीं है। वास्तविक पहचान ये है कि मजदूर है, वो परेशान है, हमारे भवन निर्माण कामगार, जो निर्माण के कारीगर मजदूर है, उन पर संकट है, उनको बोर्ड का जो उनको सुविधाएं नहीं मिलती। हमारा जो मनरेगा का जो कानून बना, जो कभी वामपंथी पार्टियों की का जो समर्थन था यूपीए प्रथम सरकार को, उस समय पर वो कानून बना, आज कानून को एक प्रकार से खत्म किया जा रहा है, अघोषित रूप से उसको खत्म किया गया। काम नहीं है, काम है तो उसका दिहाड़ी नहीं है, उसका बकाया पड़ा रहता है, ऐसी स्थिति है। पूरा 100 दिन के काम गारंटी का कानून, लेकिन 32 दिन काम मिलता है, ये स्थिति है। तो वो सड़कों पे बनेगा, निर्माण के मजदूर सड़कों पर है, हमारी आशा वर्कर के कितने बड़े बड़े आंदोलन है, वो सब सड़कों पे, आंगनबाड़ियों का कितना बड़ा आंदोलन चला, सफाई कर्मचारियों का कितना बड़ा किसान आंदोलन है हमारे देश का, जिसके नेतृत्व में पंजाब, हरियाणा, उसके बाद पूरा जो देश उसके समर्थन में आ गया। कितने दिन वो आंदोलन चला, आखिरकार जो है सरकार को मुंह की खानी पड़े, कानून वापिस करने पड़े, तो इतने बड़े बड़े आंदोलन है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिरकार जाते जाते विमर्श क्या बनाया गया, जो कुल मिला के जो मीडिया है, कारपोरेट मीडिया है, अखबार है, टीवी है, उसके माध्यम से सारा का सारा जो है वो क्या, जाति के आधार पर उसको ऐसे पूरा नैरेटिव बनाया गया। और यही नैरेटिव जो आप देखेंगे, जब हमारे देश का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव मई महीने में, उसके अंदर पहले शुरुआती दौर में हमने ये किया, हम ये करेंगे, वो करेंगे, नारा चलो 400 पार का था, लेकिन आखिर तक आते आते हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री जो बाद में भी बने, मतलब वो घुसपैठिए, वो धर्म के आधार पर, ये तो जो आएंगे विपक्ष इंडिया गठबंधन आएगा, तो महिलाओं के जो है वो मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, उनकी भैंस को ले जाएंगे, ये तो घुसपैठियों को यहां नहीं देंगे। तो मुद्दा क्या है? रोजगार मुद्दा नहीं है, आपका जो है आपने जो काम किया वो उसका क्रेडिट नहीं लेने की बात है। बात यह है क्यों? क्योंकि जिस आधार पर लोगों को विभाजित किया जा सकता है, मुद्दा आखिरकार वही बनाया है। और एक चुनाव के संदर्भ में अगर आप देखेंगे, अभी कुछ दिन पहले, शायद 4-5 दिन पहले ही अमेरिका का चुनाव हुआ। अमेरिका के अंदर भी, जिसको लोकतंत्र का सबसे बड़ा यह कहा जाता है कि भाई वो दुनिया में सबसे बेहतरीन लोकतंत्र है अमेरिका। अब अमेरिका के चुनाव में क्या मुद्दा है? अमेरिका के चुनाव में मुद्दा है जो ट्रंप जीत के आए, पूरा चुनावी मुद्दा इस बात पर है कि भाई
अमेरिका को महान बनाएंगे, अमेरिका फर्स्ट बनाएंगे। और जो अमेरिका के अंदर जो घुसपैठिए आ गए हैं उनको बाहर, ये मुद्दा है ना, 1 करोड़ लोगों को अमेरिका से बाहर करेंगे। क्यों करेंगे बाहर? क्योंकि वो यहां पर आकर उन्होंने हमारे देश पर यहां के रोजगार को खा गए और यहां इसमें हमारी संस्कृति को उन्होंने बिगाड़ दिया। इसलिए ट्रंप बोलता है अपने भाषण में कि ये तो जानवर है, ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं जो अमेरिका में फंस गए, वैध है अवैध अगले तो जानवर है। अब आप ये बताओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि घुसपैठिए हैं बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, कभी कहां से लोग आ गए हैं, इनको बाहर करेंगे, एनआरसी लेके आएंगे, सीए लागू करेंगे। उधर अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव में वो कह रहा है कि हमारे यहां भी घुसपैठिए आ गए हैं। अब वहां घुसपैठिए कौन है? अमेरिका में कौन जा रहे हैं? आपका जो इलाके में बहुत लोग जाते हैं विदेशों में, मतलब अलग अलग रास्तों से, वह अवैध तरीके से। अब सवाल यह है कि ये क्यों हो रहा है? क्यों अमेरिका में और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री या मुख्य जो शासक प्रत्याशी जो पार्टी है बीजेपी, उनके नेताओं के भाषण में एक ही बात, ये आपस में जुड़े हुए, इसको समझने की जरूरत है। संकट क्या है? संकट ये है कि ये जो जिसको हम कहते हैं ये पूंजीवादी व्यवस्था, आज के दिन पूरी दुनिया के अंदर इसमें संकट है। और संकट कैसा है? संकट है रोजगार का। और पूंजीवाद के बारे में, इसके विकास की प्रक्रिया के बारे में जो कार्ल मार्क्स ने कहा, ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपने नाश के बीच अपने अंदर बो के चलता है। उसका खत्म होना उसके अंदर ही, जिस दिन पूंजीवाद आया उसी दिन उसके खत्म होने के जो वो कहते हैं ना, एक वायरस आ जाता है जब कंप्यूटर चलाते हैं तो वायरस जो उसको डैमेज करता है, तो ये वायरस उसके अंदर शामिल है। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था लूट पे आधारित है, वो मेहनतकश लोगों की लूट पे आधारित है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफों की हवस पे वो आधारित है। इसलिए आप देखोगे पूंजीवाद के विकास के अंदर जो प्रक्रिया पिछले 20-25 साल से विकसित हुई है, उसके चलते आज दुनिया में किसी भी देश में चले जाओ, ये संकट जो हम कह रहे हैं कि आज कच्ची नौकरी है, क्यों कच्ची नौकरी दे रहे हैं? क्यों नहीं पक्की दे रहे? HKRN ने अलग बना दिया, ठेका पर अलग नौकरी है। अब जो है स्कीम्स है बहुत सारी, पक्की नौकरी क्यों नहीं है? क्यों आपके उद्योगों के अंदर भी पक्की नौकरी नहीं है? आप भी ठेका सिस्टम है, क्यों कानूनों को बदला जा रहा है? ये सारा क्यों हो रहा है? ये हो रहा है कि भाई लेबर फोर्स को जो है, लेबर फोर्स को उसको घटाया जाए, कम से कम वेतन दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। और मुनाफा कमाने की वश में हालत यह है कि अब तो फिर भी थोड़ा बहुत इंसानों की जरूरत है, इंसानों की जरूरत ही ना आ रही, इसलिए अब नई तकनीक आ गई है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। नए लोग आप में से कम है, यहां बैठे हैं, लेकिन अभी उसका साधारण सा मैं आपके बीच में उदाहरण दे रहा हूं। अभी तक ये जो टोल टैक्स है, तो टोल पे आप जाते हो, वहां पर अभी कुछ आदमी बैठते हैं, तो डंडा जाएगा गाड़ी जब वो आगे उसको बढ़ाने के लिए। अब कई टोल टैक्स ऐसे हो गए हैं उन पर कोई आदमी नहीं बैठा, खाली पड़े हैं। आपकी गाड़ी गुजरेगी, आपका पैसा अपने आप कट जाएगा, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। आप बैंक में जितने बैंक के अंदर एम्प्लॉयज की जरूरत थी, बैंकों में जाने की जरूरत नहीं है। अब सबके फोन में शायद जो है ये सिस्टम आ गया ना, आप बैठे बैठे बैंक में जाने की जरूरत नहीं, पैसा ये सेव करो, कुछ भी आपने खरीदना है आपको दुकान में जाने की जरूरत नहीं है, आप जाए ऑर्डर करो, आपके घर ही सब कुछ आ जाएगा। और अभी जो है पिछले दिनों ही अमेजन एक बड़ी कंपनी दुनिया की, जिस पे आप सामान मंगाते हो ना, अमेजन पे मंगवाते हो, अमेजन उसका स्टोर है बहुत बड़ा, 20 फुटबॉलों का मैदान जितना बड़ा स्टोर है अमेजन कंपनी का। अगर उस स्टोर के अंदर बहुत सारा सामान रखे हुआ है, जो भी ऑर्डर आते हैं उसको डिलीवर करना होता है। उस काम के लिए अगर वहां पर कर्मचारी रखने हो तो 35,000 कर्मचारियों की जरूरत है स्टोर के अंदर।
लेकिन अमेजन कंपनी ने एक भी व्यक्ति नहीं लगा रखा वहां पर 5000 रोबोट लगा रखे हैं। 5000 रोबोट से वो काम कर रही अमेजन कंपनी कर। तो 30,000 लोग 35,000 लोगों की नौकरी। आपके कोई मित्र प्यारे, कोई बच्चे परिवार के, कोई मारुति के अंदर होंडा के अंदर अगर गए, जहां पर हजारों हजार संख्या में मजदूर काम करते थे, अब वहां पर बड़े पैमाने पर रोबोट आ गए। आपकी जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों की जो वो करते असेंबली में पहले जो है मजदूर काम करता था। असेंबली लाइन होती है, जब गाड़ी जाती है उसमें चलती है। अब वहां रोबोट आ गए इसकी जगह। तो रोबोटाइजेशन, तो रोजगार खात्मा है पूरी दुनिया के अंदर। तो बेरोजगारी समस्या केवल इंडिया की नहीं, हर एक देश में अगर जाएंगे हर जगह बेरोजगारी है। और क्यों बेरोजगारी है? क्योंकि इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर पूंजीवाद का गलबा है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े पूंजीपति जो वो इकट्ठे हैं और पूरी दुनिया के उन्होंने लूट मचा रखी है। और उस लूट को आगे बढ़ाने के लिए और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो इस प्रकार के तरीके इजाद कर रहे हैं। तो आज अमेरिका के अंदर भी बेरोजगारी का सवाल बड़े पैमाने पर, हड़तालें भी अमेरिका के अंदर, इटली, जर्मनी, जापान के अंदर बड़ी बड़ी हड़तालें, आंदोलन इस बात को लेकर कि उनके काम के घंटे बढ़ रहे हैं, उनकी तनख्वाहें घट रही हैं, उनको जबरन रिटायरमेंट कर रहे हैं। सब जगह समस्या है, नौकरी कच्ची है। तो ये एक पूरी दुनिया का एक वातावरण है। और हम ये सोचते हैं, बहुत कम दिनों की बात है, या पर सोचते हैं हिंदुस्तान के पहले तो पंजाब के जा करते बड़े पैमाने पर बाहर, अब हरियाणा भी नंबर 2 पे आ गया है। हरियाणा नंबर 2 पे विदेश में भेजने वाला था। माँ बाप अपने बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, फिर जमीन बेच के, कर्जे उठा के, बैंक से लेके, पता नहीं किस किस रास्ते से हजारों की संख्या में तो वो अमेरिका और उसको मैक्सिको की जेल में जो वहां सेट हाउस पड़े। ऐसी स्थिति है। ये बहुत कम दिनों की बात है। धीरे धीरे करके आप देखेंगे सब जगह आवाजें उठ रही है। ये वैसा ही मसला है। बाकी तो हम ये कहते हैं कि मजदूर तो कमाने वाले, उसके लिए दुनिया पूरी खुली होनी चाहिए। लेकिन ये संकट जो है केवल इतना बल नहीं है रोजगार का, बल्कि ये व्यवस्था का संकट है। जब तक आप लोगों की उनके रोजगार के, उनके जीवन दशा को सुधारने के लिए उस ढंग की नीतियां अगर नहीं लागू करोगे, तब तक ये संकट नहीं मिटेगा। तो पूंजीवाद जो है, पूंजीपति दुनिया के इस संकट से निकलने के लिए वो और क्या तरीके अपना रहे हैं कि भाई इस संकट से उभरने के लिए जो भी सार्वजनिक क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र है, उसको कब्जे में लो। तो सरकारी क्षेत्र प्राइवेट को आपके जहां एक टाइम पर आप देखेंगे, हमारे देश की अगर हम स्थिति देखें, आजादी के बाद हमारे देश के बैंक जो है प्राइवेट बैंक थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बैंक सरकारी हुए। हमारे देश के अंदर जितनी भी कोयले की खान थी वो प्राइवेट थी, वो सरकारी की गई। जो भी विकास हुआ सरकारी क्षेत्र के अंदर। एक समय तो ये जहाज पहले भी जो है, ये जो एयरलाइन है, पहले टाटा एयरलाइन होती थी आजादी से पहले, तो एयरलाइन भी उसको भी सरकारी किया गया, रेलवे सरकारी, सब कुछ सरकारी किया गया। अब क्या है? अब उल्टा है। अब जितना सरकार क्षेत्र के अंदर उसको आप खत्म करो, उसको बेचो, उसका अधिग्रहण करो। और अब बेचना भी नहीं है, अब करें किसको? इसको हैंड ओवर करो, नाम सरकारी रहेगा। जैसे अभी आप देख रहे होंगे हरियाणा रोडवेज के अंदर जो बसें चल रही है, उसमें 1800 बसें वो प्राइवेट बसें चल रही है। ये वो बसें हैं जिनका रंग भी हरियाणा रोडवेज की बस जैसा ही है। हमें नहीं पता चलता कि अब प्राइवेट है सरकारी है, लेकिन वो प्राइवेट मालिकों की बस चल रही है। उसमें केवल जो है कंडक्टर सरकारी है, उसका ड्राइवर भी प्राइवेट है और बस भी प्राइवेट है। तो ऐसे जो है बड़े पैमाने पर हो रहा है। बैंकों को जो है, मतलब बैंकों को मर्ज करेंगे। क्यों मर्ज करेंगे? मतलब ठीक है 3-4 बैंक होंगे तो अच्छा रहेगा। मर्ज क्यों किया गया? क्योंकि बैंकों का लिया हुआ कर्जा बड़े बड़े कारोबार में पूंजीपति लेके भाग गए, इसलिए मर्ज कर दो, ज्यादा पता नहीं लगेगा कि बैंक का जो है इतना उसकी घाटे के अंदर उसकी स्थिति ऐसी खराब है। तो बैंकों का भी आप धीरे धीरे करके, और अभी मैं देख रहा हूं पिछले कई दिनों से
हमारा जो जितने भी सरकारी क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी हैं, ये कच्चों से शुरू करें, ठेकेवाड़ा से शुरू कर, स्टील से शुरू कर रहे हैं। जिन वर्करों के कर्मचारियों के बैंक खाते पब्लिक सेक्टर के बैंकों में थे, ऊपर से ऑर्डर करके उनको जारी कर दिया कि आपको प्राइवेट बैंकों में करवाना पड़ेगा। अभी रिसेंटली जो है हमारा ये जो आंगनवाड़ी है जो है उनकी सभी वर्कर हेल्पर कहा गया कि आप अपने बैंकों के खाते जो है HDFC बैंक के अंदर करवाएंगे, ऊपर से ऑर्डर आ गया। ऐसे ही जो गांव के जो सफाई कर्मचारी है, चौकीदार है, ट्यूबवेल कर्मी है, उनका कोई इंडस्ट्रियल कोई बैंक है, ऐसा कोई बैंक है प्राइवेट, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो जो सरकारी क्षेत्र के अंदर जो किसी भी तरह का वेतन लेने वाला है, कच्चा पक्का, धीरे धीरे करके उसको आप खत्म करोगे। तो प्राइवेट जो है, प्राइवेट पूंजी को बढ़ावा देना, इसलिए आपका एयरलाइन भी बेच दी दोबारा से टाटा, फिर उसका मालिक हो गया, रेलवे के अंदर बड़े पैमाने पर। तो ऐसे करो, फिर से आगे बढ़ गए। और ये जो 3 काले कानून जिसको बोले कृषि कानून, ये कानून कुछ ये कोई छोटी रणनीति का हिस्सा नहीं है, ये बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। और वो इस रूप में है कि अभी तक हमारे देश की जो कृषि व्यवस्था है उसको एग्रीकल्चर बोला जाता है, वो कॉर्पोरेट खेती नहीं है, अमेरिका जैसी खेती नहीं है। छोटे छोटे किसान हैं जो उस पर निर्भर हैं, जो उसके मालिक हैं और उस पर निर्भर है बाकी आबादी भी जो खेत मजदूर के रूप में काम करते हैं। इसको हटा के इस पर नजर है देश के कॉर्पोरेट, इनको लगता है कि नाफे का ये एरिया है, इसलिए पॉलिसी बनाएगी बाकायदा, मंडी में खत्म करो, खरीद की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, और ये जमीन जो है किस तरीके से ये कॉर्पोरेट के मातहत की जा सकती है, इसलिए थे कृषि कानून। वो तो किसानों ने कितने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया, और यह भी हमें समझना चाहिए। और ये हम समझते हैं अगर यूपी के चुनाव नहीं होते तो मोदी ने कहा ना कि हमारे से सेवा में गलती होगी, हम समझा नहीं पाए किसानों को। किसानों का आंदोलन तो था जिसके दम पे जो है ये जीते गए, किसान ना होते तो मतलब में नहीं था। लेकिन यूपी का चुनाव आ गया, मोदी को लगा इतना बड़ा स्क्रिप्ट जाएगा तुम्हारे हाथ से, क्योंकि मुद्दा बना हुआ था, इसलिए वापिस हो गए काले। अभी अलग अलग तरीकों से अब कानूनों के अंदर बदलाव कर रहे हैं, जो भूमि अधिग्रहण कानून उसके अंदर ऐसे लूपहोल्स थे, उसमें बदलाव करके अब जमीन को जो है लायक माना जा रहा है। तो ऐसी स्थितियां हैं, पूरा का पूरा जो है सार्वजनिक क्षेत्र जो भी नजर आता है उसको आप अपने हवाले करो। फिर जो है एक और इसके तहत कि आप आवाज ही ना उठा पाओ, कानूनों में इस प्रकार के बदलाव आप कर दो। अब जो मजदूरों के लिए जो लेबर लॉज में लेके आए हैं, उन कानूनों में क्या है? उन कानूनों में पक्की नौकरी नहीं होगी, न्यूनतम वेतन जो है उस तरह की कोई व्यवस्था वो कोई नहीं होगी, काम के घंटे 8 से लेकर 12 तक 14 तक भी आप कर सकते हैं। ये सारा करते हुए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आप जो है उसको बोलते हैं कि भाई फिक्स टर्म रोजगार, 2 महीने का, 6 महीने का, 2 साल का, कोई पेंशन नहीं, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं, किसी प्रकार की लायबिलिटी नहीं, तो आप इस तरह का कानून पास। फिर अगर कोई मजदूर, कोई कर्मचारी किसी के साथ प्रशासन, सरकार जिसके मातहत वो काम करता है, अगर उसके साथ कोई ज्यादती करता है तो वो कानून के रूप में वो कोर्ट में नहीं जा सकता। कोर्ट में तब जाएगा जब लेबर डिपार्टमेंट सरकार उसको परमिट करेगी, तब वो कोर्ट में जा सकता है। तो न्याय पाने का अधिकार भी खत्म। आपकी भारतीय न्याय संहिता अभी आप देखोगे अपने देश के संदर्भ में, ये कोई छोटी रणनीति का हिस्सा नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि ये केवल बीजेपी का मसला है, केवल ये मोदी का मसला नहीं है, बल्कि जो शासक वर्ग है, जो हमारे देश के शासन व्यवस्था प्रभावित है, ये उनका इंटरेस्ट है। भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो बदलाव किए गए, उन बदलाव के अंदर वो राजीव जलचंदी जी भी आपको भी इसमें बता देंगे, लेकिन पहले से जो कानून बने हुए हैं ये बता के तो कोई ब्रिटिश राज के हैं या अंग्रेजों के टाइम के कानून, हम कई परछाई हैं पर हम अपने देश के लिए नए तरीके के कानून बनाते हैं। भारतीय न्याय संहिता में जो बदलाव किया गया है, मतलब वो तो बेल का जो राइट है, आपको हिरासत में रखने का जो टाइम है, आप कल्पना नहीं कर सकते। जो देशद्रोह, जिस देशद्रोह की धारा को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया,
कि अंग्रेजों के टाइम का एक कानून देशद्रोह का जो कानून बना हुआ है उसको खत्म किया। नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता में अगर मैं कोई सरकार के खिलाफ भाषण दे रहा हूं उसको भी ये कह के कि ये तो देश के खिलाफ है, मेरे ऊपर देशद्रोह हो सकता है, ये कानून बना दी। तो कानूनी रूप से भी आपके ऊपर पूरा शिकंजा है। और ये शिकंजा केवल इसलिए नहीं है कि भाई मोदी का राज रहेगा, योगी का रहेगा, कि तीसरे का रहेगा। ये इसलिए है कि लोगों को आपको उनको गुलाम रखना है, उनको बांध के रखना है, वो अपनी आवाज ना उठा पाए। तो आज जो बीजेपी और देश के शासक अब तीसरी बार क्यों आ गई बीजेपी, हरियाणा में भी देश में भी, ये कोई इस वजह से नहीं है कि लोग चाहते थे, लोगों के चाहने से नहीं आई बीजेपी राज। अगर लोगों के चाहने से आती तो हरियाणा में 60% लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। और इसके बावजूद दिया है कि तमाम तरह की कोशिशें, तमाम तरह का जातीय ध्रुवीकरण पैदा किया गया, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया गया, उसके बावजूद भी 60% लोग तो बीजेपी के खिलाफ थे। फिर भी आगे हमारे देश के अंदर जो तीसरी बार, ये तो 400 पार का नारा दिया था, लेकिन लोगों का जज कीजिए, सारा का सारे संस्थान आप देखोगे पिछले 10 साल में कोई ऐसा संस्थान बचा हो जिसकी डेमोक्रेसी बची हो। चुनाव आयोग जिसको चुनाव करवाने का जो अधिकार है, चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयोग होता, हमारे पहले जो कानून था उसमें उसका दर्जा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इक्वल था। उस सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जो है, मुख्य चुनाव आयोग का पद जो है उसकी जो, तो ऐसी स्थिति थी, इन्होंने चुनाव आयोग को भी जो एक तरीके से अपनी जेब के अंदर बना लिया। 3 सदस्यीय जो चुनाव आयोग है उसके अंदर संसद के अंदर कानून पारित करके अब एक प्रधानमंत्री के पक्ष का प्रतिनिधि होगा, एक सरकार का प्रतिनिधि होगा, विपक्ष का प्रतिनिधि होगा। तो निश्चित तौर पर 2 प्रतिनिधि अगर सरकार के ही होंगे तो कैसा स्वतंत्र होगा। और ये जब लोकसभा के चुनाव हुए उसमें जो वातावरण बना, वो जो बीजेपी जो 400 पार का नारा देती थी, सारी तिकड़में अपनाई गई। राम मंदिर का क्या और क्या, हिंदू मुस्लिम क्या, सब कुछ अपनाने के बावजूद भी राम मंदिर को झारखंड वहां के लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने हरा दिया। लोग इस बात को हालांकि समझ रहे हैं कि भैया चुनावी टैक्टिक्स है, जो मंदिर मस्जिद सारा तो समझते हैं, उसके बावजूद लेकिन चलो 400 पार क्या, 300 जो थे वो घटके 240 पे आए। क्यों आए? क्योंकि लोगों के दिमाग में आगे वे लोग आए तो संविधान खत्म कर दें, और संविधान तो पक्का ही खत्म करना है इनको। क्योंकि बदकिस्मती इस देश की ये है कि जिन लोगों का संविधान में विश्वास नहीं है वो आज राज में बैठे। बीजेपी आरएसएस जो है वो संविधान को तो मानते नहीं है। इनके जो पूर्वज थे, जनसंघ के जो लोगों के जब संविधान की रचना हो रही थी उन्होंने तो विरोध किया था इस बात का कि हमारे देश को संविधान की जरूरत नहीं है, या तो मनुस्मृति के रूप में जो संविधान जिसको हम पढ़ा सकते हैं, जिसके अनुरूप जो है देश की शासन व्यवस्था चल सकती है। तो ये वो लोग हैं। तो संविधान के अंदर जो भी बेहतरीन है, हमारा संविधान कोई ऐसा नहीं है कि भाई कुछ जगह से लिख दिया गया और कुछ जगह से उठा के कागज भर दिए गए। हमारा संविधान हमारे देश की जो वस्तु स्थिति है, यहां हजारों साल की जो हमारी इकट्ठा रहने की जो परंपरा रही है, उस परंपरा के अंदर जो खराब है, जो ठीक है, उन सब का विश्लेषण करते हुए तब उस संविधान के अंदर वो चीजें दर्ज हुई है। लेकिन बीजेपी जिसकी मां आरएसएस है वो इसे विश्वास नहीं करती, इसलिए लोगों ने लोकसभा चुनाव के अंदर यह मुद्दा बना और बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई। ये तो हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी सारी मशीनरी आप देखोगे, कोई अखबार, कोई टीवी चैनल, सारे संस्थान, ईडी, सीबीआई, क्या नहीं उनके पास, सबका प्रयोग किया जा रहा है। और पूरा का पूरा प्रयोग करते हुए चुनाव में ताकत झोंकी गई
और बीजेपी आगे राज में। क्यों आ रही है बीजेपी राज में? क्योंकि हिंदुस्तान के शासक वर्ग, इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान के जो पूंजीपति हैं बड़े, उनके लिए बीजेपी आज के दिन तुरुप का इक्का है। वो उनके हितों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा वो इसकी रखवाली कर सकते हैं। इसलिए बीजेपी बार बार आ रही है। इसलिए तमाम कानूनों को रोकते हुए, तमाम जो लोकतंत्र की तो सारी सीमाओं को रोकते हुए, तो ऐसा एक वातावरण पैदा किया जा रहा है। और यही आप देखोगे